आप हर जगह अपने दादा का नाम लेती, वजह क्या है? या तो आपके दादा की खिदमत थी या फिर आपके पास और कुछ कहने को नहीं था? मेरे दादाजी वो शख्सियत हैं कि अगर उनके सामने 150 लोग भी आ जाएं हमारे हल्के से, तो वो कहेंगे अच्छा, वो नाम से पहचानेंगे। आपके दादा के जो दोस्त थे, मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे दादा के दोस्तों ने मुझे जितवाया नहीं। मुनाफकतें होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी उस पे होती हैं, पैसे चलते हैं, हर चीज होती है। कोई मेल पॉलिटिशियन आए और उसकी 2 तस्वीरें लगाएं, एक जिसमें उन्होंने थोड़ा सा वेस्टर्न लिबास पहना हो या दूसरा जिसमें उन्होंने नॉर्मल लिबास पहना हो। ऐसे मर्द हजरात के साथ नहीं होता। खवातीन का आना ही सबसे पहले किरदार कशी, फिर उनकी किरदार पे बातें करना, फिर उनकी लिबास पे बातें करना। दादा की पोती अब वहां जतोई ग्रुप को कैसे टक्कर देगी? आप कह रही हैं मैं वापस आऊंगी और वहां पे लड़ूंगी, वो तो खतरनाक लोग हैं, वो कब्जे कर लेते हैं, वो तो जतोई ग्रुप का एक डर है और वो अभी भी है। तो उस बंदे के उन्होंने घर में कुत्ते भिजवा दिए और उसका रेस्टोरेंट बंद करवा दिया, हत्ता कि वो बहुत गरीब कुत्ते बंदा था। उनके घरों में, कुत्ते उनके घरों में डाल, मतलब ये बेच रिसेंट दिए। इस इलेक्शन में? अभी अच्छा, ये इसी इलेक्शन की कैंपेन करते वक्त बुहारी अनथक ग्रुप किया। की बेटियां तो शिकागो यूनिवर्सिटी से पढ़े और वहां पे आप सड़कों का जिक्र करें, तालीम का ना करें, स्कूल्स का ना करें, तो मैंने वो जी सबसे पहले बग्गा साहब, मैंने यही बात की थी कि हम वहाँ यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। वेलकम सियासत.पीके से मैं हूं वकार बगा और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला शाह बुहारी साहब की पोती सैयद बासित शाह बुहारी साहब की बेटी महा बुहारी। यस महा बुहारी दादा की पोती के नाम से आपको लोग जानते हैं। जी, बिल्कुल आप पाकिस्तान की सियासत में एक नया चेहरा थी। पाकिस्तान जी की इस इलेक्शन में जब लोग फ्रस्ट्रेटेड थे, आपको लोगों ने देखा और आपको लोगों ने बहुत ज्यादा वायरल किया। जी आपके ऊपर तनकीद भी हुई, मीम्स भी बनी और लोगों ने जी आपको सराहा भी। ये जी। सारी चीजें आप इनको कैसे ले रही हैं? देखिए जी, हमारे मुल्क में ख़ुसूसन मुज़फ़्फ़रगढ़ के इलाके में ख़वातीन वैसे पहले भी आई हैं, लेकिन ख़वातीन का घर से निकलना ही बड़ी बात है। हमारे यहाँ कहते हैं कि जी लाइक वुमेन लीडरशिप नहीं है, वुमेन एम्पावरमेंट नहीं है। तो जब ख़वातीन बाहर निकलती हैं, कोई पढ़ा-लिखा इंसान, पाकिस्तान में काफ़ी ब्रेन ड्रेन है जी। यहाँ कहते हैं कि जो भी नौजवान हैं, जो पढ़े-लिखे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, वो यहाँ रहते नहीं हैं। तो जब कोई पढ़ा-लिखा नौजवान यहाँ वापस आता है, यहाँ कोई ख़वातीन या कोई खातून अपने घर से बाहर निकलती हैं, तो फिर उनकी इस तरह मीम्स बनाकर उनको पीछे खींचा जा रहा है, तो ये उनकी तनकीद करना उनके ऊपर है। लेकिन ये भी अपने में एक बड़ी बात है कि ख़वातीन अब घर से बाहर निकल रही हैं। नो डाउट। जब मुझे अभी तक याद है जी कि जब मेरे वालिद ने ये डिसीजन लिया कि मैंने अपनी दोनों बेटियों को जी पॉलिटिक्स में लाना है, क्योंकि मेरे 2 भाई बहुत छोटे हैं, वो 13 साल जी के हैं। जी। तो उनको बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आप अपनी बेटियों को ला रहे हैं पॉलिटिक्स में, और मतलब अपनी बेटियों को जो कि मतलब यंग है और ऊपर से वो मैरिड भी नहीं है, एंड दे आर बेयरली मतलब 25-24 साल उनकी उम्र है, तो आप ये क्या कर रहे हैं? तो मेरे वालिद ने इस पे कहा कि मुझे बेटा और बेटी में कोई फर्क नहीं है। औलाद जो है वो टैलेंटेड होनी चाहिए, काबिल होनी चाहिए, समझदार होनी चाहिए, बाइसे फख्र होनी चाहिए। तो इसमें बेटा-बेटी का कोई फ़र्क नहीं है। तो मैं ये सोचती हूँ कि चलें जी, मेरे तो भाई छोटे हैं, तो जो पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जिनकी एग्जैक्टली। फ़कत सिर्फ़ बेटियाँ हैं, बेटे नहीं हैं, तो वो मुल्क छोड़ दें। मैं खुद बहुत सरप्राइज था कि जब मैंने मुजफ्फरगढ़ में आपको देखा लोगों के जी, साथ तकरीर करते हुए, बातें करते हुए और वहां जी। पर बेबान दहल आते हुए सामने, जी, जी। तो मेरे लिए एक सरप्राइज था कि मुजफ्फरगढ़ जैसे इलाके में आप जिस तरह सामने आ रही हैं। मगर एक चीज है जो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है कि आप हर जगह अपने दादा का नाम लेती हैं, हर जी। जगह आप अपने, वजह क्या है कि आपके पास दादा का नाम आप ले क्यों रही थी? उसमें या तो आपके दादा की खिदमत थी या फिर आपके पास और कुछ कहने को नहीं था? नहीं जी, कहने को मेरे पास बहुत कुछ था। खिदमत पूरे बुखारी ग्रुप ने, मेरे वालिद ने भी बहुत की हैं, और अभी भी मैं इस मुल्क के लिए एक नज़रिया लेकर आई। यूनिवर्सिटी की मैंने बात की, मैंने कहा कि सिर्फ अब सोलिंग, बिजली से आगे बढ़ें, मुल्क को आप जतोई जैसे शहर को मेगा प्रोजेक्ट्स दें। लेकिन दादा की बात मैंने इसलिए की है जी, मेरे दादा का नाम है मखदूम अब्दुल्ला शाह बुखारी, और उनकी वफ़ात हो गई कुछ साल पहले। लेकिन मेरे दादा वो शख्सियत हैं कि अगर आप अभी भी मेरे गाँव में जाके, आप मीडिया से हैं, आप जाके सर्वे करें, तो आप उनका नाम पूछेंगे, तो लोग फ़ौरन कहेंगे जी, अब्दुल्ला शाह बुखारी की बात कर रहे हैं आप। मेरे दादाजी वो शख्सियत हैं कि अगर उनके सामने 150 लोग भी आ जाएँ हमारे हल्के से, तो वो कहेंगे अच्छा, वो नाम से पहचानेंगे। अच्छा। वो मतलब लोगों को नाम से पहचानते थे। वो शख्सियत है जो कि हर किसी का अच्छा, ये उसका रिश्तेदार है, अनथक खिदमत, हत्ता कि उनकी जी आखिरी दिनों में जब उनको ट्यूमर डेवलप हो गया था, जब वो अपने डायलिसिस पे थे, जब वो नहीं भी, उनकी सेहत उनका साथ नहीं देती थी, तब तक उन्होंने लोगों की अनथक खिदमत की है और लोगों की खुशी गमी में उनके साथ खड़े रहे हैं।
तो Exactly. मेरे दादा ने, ये लोगों की परसेप्शन है कि जी हमारा एक बड़ा डेवलप्ड ग्रुप था और हम आ गए और हमारी जगीरदारा सियासत, ऐसी नहीं है। मेरे दादा ने बड़ा स्ट्रगल किया था सियासत में आने के लिए। जब मेरे दादा पहली बार सियासत में आए थे तो उनके जो मद्दे मुकाबिल जो इस बार हमारे खिलाफ बने हैं जतोई जतोई ग्रुप, ग्रुप ये एक इनका पूरा एक सरदारी निजाम है। तो ये तो कैंपेन भी नहीं करते थे, ये वोट भी नहीं मांगते थे। इनका इस कदर डर था कि आप मेरे जब दादा का उन्होंने पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट किया तो अगर कोई उनका नाम भी ले लेता था ना, तो ये जाके उसको उस पे पर्चा करवा देते थे, उसको थाने में भेज देते थे। अभी की बात है, जब मैं हाल ही में कैंपेन कर रही थी तो इतने सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने मुझे दुआएं दी, अपनी बेटी समझ के, उनकी मेहरबानी है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे दौर थे कि अगर पुराने दिनों की बात है कि जब इतनी गाड़ियां भी इस तरह वो नहीं होती थी, तो जब मेरे दादा वोट मांगने जाते थे तो लोग उनकी ना जीप के पीछे झाड़ियां लगा देते थे कि कहीं ये जो निशान है गाड़ी के, के ये तक नजर ना आए कि सुबह जतोई ग्रुप वाले हमें उठवा लेंगे। अच्छा और जी, और इस तरह की, मतलब मेरे दादा ने काफी स्ट्रगल किया और काफी फिर नाम कमाया, लोगों के दिलों में घर किया, उनके लिए आवाज उठाई। मगर आज तो आपका वहां उस हलके में उस पूरे इलाके में आप बुहारी ग्रुप का या फिर आपके खानदान का एक बहुत इन्फ्लुएंस है, जी मगर फिर अल्हम्दुलिल्लाह। भी जतोई ग्रुप वहां पर बाअसर है और जहां तक हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जी वो इलेक्शन पर भी असरअंदाज हुए और आपके दादा के जो दोस्त थे जिन्होंने आपको जितवाना था वो आपके काम नहीं आए, उन्होंने जितवाया नहीं, या फिर जतोई ग्रुप का वहां मंतर काम कर गया? देखें, मुनाफिकतें हर जगह होती हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरे दादा के दोस्तों ने मुझे जितवाया नहीं। मेरे दादा के ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे साथ खड़े रहे और मैं उनकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि वो मेरे साथ खड़े रहे। लेकिन जतोई ग्रुप का जी एक डर है। हमारे जो जतोई जो इलाका है, जो हमारा हल्का है, वहां जतोई ग्रुप का एक बहुत डर है। अगर आप जाके पूछेंगे तो अभी भी उनके वो लोगों की जमीनों पे नाजायज कब्जे करते हैं, लोगों को उठवा लेते हैं। हत्ता कि अगर उनको मतलब कहीं पिक्चर भी, जैसे कि ऐसी जगह है, ऐसे मतलब वाकये सामने आए हैं कि अगर उन्होंने मेरे दादा की पिक्चर भी देखी है ना कहीं, तो उस बंदे के उन्होंने घर में कुत्ते डाल दिए, लाइक कुत्ते भिजवा दिए और उसका रेस्टोरेंट बंद करवा दिया। हत्ता कि वो बहुत गरीब कुत्ते बंदा था। उनके घरों में? कुत्ते उनके घरों में डाल मतलब ये भेज दिए। रिसेंट इस इलेक्शन में? जी, ये तकरीबन कोई 2 साल पहले की बात है। अभी अच्छा। ये इसी इलेक्शन की कैंपेन करते वक़्त, और रीसेंट इलेक्शंस में उन्होंने लोगों को उठवा लिया। हमारे जिस हलके में इन्होंने गुंडागर्दी की, दहशतगर्दी की, ये लोगों की ज़मीनों पे नाजायज़ कब्ज़ा करते हैं, लोगों के हत्ता कि बकरियाँ, जानवरों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। इस रीसेंट इलेक्शंस में इन्होंने अपने बंदे भेज के पोलिंग स्टेशन पे फायरिंग करवाई और उस जगह पे मैं खुद मौजूद थी और मैं इनके बंदों को आते देखा और अभी तक उसके बारे में कोई एफआईआर नहीं है। और सबसे पहले तो जी अगर आप इनकी स्पीचेस देखें तो ठीक है। जो हमारे हरीफ हैं, जो कि खुद भी अब कहते हैं कि नौजवान की आदत है, तो जो सरदार मौजम जतोई हैं और उनके जो भांजे हैं जो अब एमपीए बने हैं पीपी 273 से, दाऊद जतोई, अगर आप उनकी स्पीचेस को उठाकर देखें तो वो उनकी सबसे पहले तनकीद हमारे पर है कि आप अपनी बेटियों को ले आए सियासत में। और मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास क्लिपिंग्स हैं कि ये क्या मैजिक शो चल रहा है। तो मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान की 60 से 70% तो जो वोटर है वो औरत है। तो ये कौन सी तब्दीली है, ये कौन सा पाकिस्तान है, ये कौन सी तरक्की है जब औरतों के बगैर ला रहे हैं। अब वहां पे मुझे तो जाती तौर पे ये समझ आई है कि वो बायसे शर्म समझा जाता है कि अगर औरत पॉलिटिक्स कर रही है या जी पॉलिटिक्स में आ गई। बिल्कुल। और मेरी बहन के लिए आना एक मेरे वालिद के लिए आसान एक स्टेप नहीं था। और ये बात जब मैं अपनी बहुत बार मैंने स्पीचेस में भी कहा है कि मेरे दादा की दूरअंदेशी थी कि मेरी आप पोतियां ये लायक हैं और मेरे पोते बेशक छोटे हैं पर मेरी पोतियां काबिल हैं, तो इनको लाया जाए आगे, तो बेटा बेटी में कोई फर्क ना किया जाए। तो अगर खवातीन जो है, खवातीन के लिए घर से निकलना जी इस मुल्क में आप बगा साहब मेरे से बेहतर जानते हैं कितना मुश्किल है। नो डाउट। तो अगर और आप मुजफ्फरगढ़ जैसे और इलाके में तो मुजफ्फरगढ़ जैसे इलाके में निकलना कितना मुश्किल है। अभी भी मतलब जब भी बात होती है वो खवातीन के लिबास पर बात, मुझे एक बताएं, बड़ी नॉर्मल बात है, तमाम व्यूअर्स भी देख रहे हैं, उनसे भी मैं पूछूं कि ऐसा कब होता है कि कोई मेल पॉलिटिशियन आए और उसकी 2 तस्वीरें लगाएं, एक जिसमें उन्होंने थोड़ा सा वेस्टर्न लिबास पहना हो या दूसरा जिसमें उन्होंने नॉर्मल लिबास पहना हो। ऐसे मर्द हजरात के साथ नहीं होता। खवातीन का आना ही सबसे पहले किरदार कशी, फिर उनकी किरदार पे बातें करना, फिर उनकी लिबास पे बातें करना। मुझे बताएं हमारा मुल्क कब तरक्की करेगा
जब हम खवातीन के लिबास से ही आगे नहीं बढ़ रहे। एग्जैक्टली और आपकी जो तस्वीर सामने लगी वो एक नॉर्मल तस्वीर थी जिसे बहुत बड़ा एक स्कैंडल के तौर पे पेश किया गया कि ये अमेरिका में ये है और यहाँ पे दुपट्टा है। और आपको मैं बता दूं भगत साहब, माफ कीजिएगा मैं आपको कट करी, वो तस्वीर दरअसल अमेरिका की नहीं थी, वो दरअसल लम्स मेरी यूनिवर्सिटी की तस्वीर थी, तो उन्होंने उसको अपनी तरफ से यूएस से बना दिया ये वाली। और एक और जो दूसरी तस्वीर थी वो भी अमेरिका की तस्वीर नहीं थी, वो एक और मुल्क की यूरोपियन मुल्क की तस्वीर थी। पर लोग हैं, उन्होंने जिस तरह बात करनी है, यू हैव टू ऑन के आपकी तस्वीर थी, आपको कोई उससे मसला मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है। आप अमेरिका छोड़ के या पढ़ने गई थी वहां पर, आप वापस आई और एक नया पढ़ा लिखा चेहरा सामने आया। इस पढ़े लिखे चेहरे को आपकी बहन भी एजुकेटेड है, वो आई, आपने उनकी कैंपेन की, आपने अपनी वालिदा की कैंपेन की, आपने अपने वालिद साहब की कैंपेन की, मगर आप लोगों को असेंबली में नहीं जाने दिया गया। आप बासर भी थे, आप असेंबली में जाते भी रहे और राय ये भी कायम की जाती है कि आप माजी में एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते रहे, एस्टेब्लिशमेंट ने आपको मुख्तलिफ जमातों में भेजा। इस दफा क्या हुआ कि एस्टेब्लिशमेंट का किरदार था, जो तो ग्रुप मजबूत था, या फिर लोगों ने आपको वोट नहीं दिए? देखिए जी, मैं जो भी बात कहूंगी लोग उससे अपने तर्ज से ही लेंगे, तो मैं अपनी हकीकत बयान करूंगी, बाकी जो है पाकिस्तान की अवाम वो बहुत अक्लमंद है, वो समझ जाएगी। देखिए, जतोई ग्रुप का एक डर है और वो अभी भी है। अभी अगर आप मेरे गांव में जाके, मैं तो अर्ज करूंगी आप सर्वे करें और आप जाके मालूमात हासिल करें और आप लोगों को देखें कि अभी तक जतोई ग्रुप ने ओथ नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने लोगों की जमीनों पर कब्जे करना शुरू कर दिए हैं इस इलेक्शन के बाद। अभी कितनी तारीख, 8 फरवरी को इलेक्शन हुए हैं जी, 8 फरवरी को, और आज क्या तारीख है? आज 14 है। तो आप देख लें, गालबन 6 दिन में, अभी हफ्ता भी नहीं हुआ उनको इख्तिदार में आए हुए, और उन्होंने लोगों की जमीनों पे कब्जा करना शुरू कर दिया है, लोगों पर नाजायज पर्चा शुरू कर दी है, उन्होंने लोगों को मरवाना शुरू कर दिया है। और मुझे रोज अपने हल्के से तकरीबन 5 से 6 कॉल्स आती हैं कि बीबी हमारे पे इन्होंने तशद्दुद किया है, लेकिन हमारी एफआईआर भी नहीं दर्ज की जा रही। तो मुझे बताएं कि एक तो डर का एलिमेंट है, दूसरा मेरे पास क्लिपिंग्स हैं जी, अब तो सोशल मीडिया का दौर है, पोलिंग डे की क्लिपिंग्स हैं, रात को जी आरओ के ऑफिस की मेरे पास क्लिपिंग्स हैं, और इन्होंने मस्जिदों में ऐलान करवाए 5 बजे तकरीबन कि जो है अब सारे आरओ ऑफिस का घेराव करें, और इन्होंने जितने भी गुंडागर्द हर कोई इन्होंने जमा कर लिया। मेरे पास क्लिपिंग्स मौजूद हैं। और हमारा NA 177 पाकिस्तान की वो वाहिद कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें जो आरओ है उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिजल्ट दिया है, जो रिजल्ट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन ने देने थे, वो आरओ ने नहीं देने थे। इन्होंने पूरी रात आरओ के ऑफिस का घेराव किया, 10 बजे रात के आरओ गायब हो गया अपने ऑफिस से, ठीक है, 12 बजे जी वो बाजियाब होते हैं, और जितने भी जतोई हजरात हैं वो आरओ के ऑफिस में सारी रात बैठे रहे हैं, और उन्होंने पूरा घेराव किया है। कोई पुलिस फोर्स नहीं आई, कोई रेंजर्स नहीं आए, कोई भी नहीं आया। तो आप मुझे एक बात बताएं, बाकी आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं, आपने इंटरव्यूज भी किए हुए हैं, आप खुद एक जर्नलिस्ट हैं, एक सहाफी हैं, मुझे बताएं बगैर किसी बैकिंग के आप आरओ ऑफिस का पूरी रात घेराव कैसे कर सकते हैं, और उसके अंदर आरओ के साथ जाके बैठ जाना, और रिजल्ट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे करना। और आप यकीन करें, मेरे पास तो फॉर्म 45 की पिक्चर्स भी हैं। अभी तक तो आपकी तरफ से कोई एतराज नहीं आया? आपने कोई एप्लीकेशन दी फॉर्म 45 के हवाले से, या आपने? जी, हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। हमने तो जी रिकाउंट की, आप ये सोचें कि फॉर्म 45 अभी तक हमें मुकम्मल तौर पे मिले ही नहीं। इन्होंने कुछ पोलिंग एजेंट जी, हमारे कुछ पोलिंग एजेंट्स को इन्होंने फॉर्म 45 दिए ही नहीं, सिर्फ पेपर पे रिजल्ट लिख के दे दिया। अच्छा। और मेरे पास ऐसी फॉर्म 45 की, और हैरानगी की बात है, और जितने भी यहाँ पढ़े लिखे लोग इस वक्त मेरे इंटरव्यू को देख रहे होंगे वो इस बात की तस्दीक भी कर सकते हैं, मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी, और वो इस बात को जानते भी होंगे कि फॉर्म 45 पे हर कैंडिडेट के आप वोट्स लिखते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को 0 भी मिले हैं तो आप 0 लिखते हैं, उसका भी होगा, उसका नाम होता है, उस पर आप 0 लिखते हैं सामने, और फिर PRO उसको सिग्नेचर करता है और साइन करता है, बाकी सारे उसको सिग्नेचर करते हैं। मेरे पास ऐसा भी एक फॉर्म 45 है जो मैं आपको दिखाऊंगी, आप व्यूअर्स को दिखाइएगा, जिसमें PRO के सिग्नेचर्स हैं, लेकिन जो PP 272 पे मेरे वालिद के खिलाफ जो जतोई ग्रुप से जो कैंडिडेट लड़ रहे हैं, उनके जो सामने वोट्स हैं उसकी मेरे वालिद के वोट्स लिखे हुए हैं, जिन्होंने क्रेन से वोट लिया लिखे हुए हैं, जिसके जो वोट्स हैं लिखे हुए हैं, सिर्फ उनके सामने जो है वो ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया है कि वो खुद ही इसको बाद में जी वो जब भी उसको फिल करें, वो जो फिल करें, वो जो लिख दें, उनको जी मतलब दे कैन गेट अवे विद इट।
like in short. तो आप ये कह रही हैं कि जतोई ग्रुप को पीछे से किसी की बैक थी और उन्होंने जाकर वहां पर मैनिपुलेशन की, और अब आपकी जो रिकाउंटिंग की एप्लीकेशन है या फिर कानूनी मामलात हैं उनमें भी आपको एंटरटेन नहीं किया जा रहा। देखें बगा साहब, अगर मैं आपको हकाइक बताऊं, आरओ के ऑफिस में बगैर बैकिंग के, मैं ये नहीं कहती, चले मैं नहीं कहती कि बैकिंग होगी, आरओ के ऑफिस में आप सारी रात बैठे रहें और आरओ 10 से 12 बजे तक गायब हो जाए, फिर मौजूद रहे, आप पूरी रात वहां बैठे रहें, आपके जो फॉर्म 45 हैं आप दें ही ना, और जो दें उनमें आप उनके नाम की ब्लैंक स्पेस छोड़ दें, और फिर जब मेरे वालिद ने रिकाउंटिंग की PP 272 पे, और ये आपका एक कानूनी हक है, और ये भी तमाम व्यूअर्स जानते होंगे कि अगर आपकी 4000 से मार्जिन कम होता है तो आप बैलेट पेपर्स की रिकाउंटिंग की रिक्वेस्ट दे सकते हैं, और जो आरओ होता है उसका ये फर्ज होता है कि वो आपको एंटरटेन करे। अब मजेदार बात यह है कि जो हमारी PP 272 के जो आरओ थे उनका नाम है महबूब आलम जतोई। तो अब ब्रदरिज्म भी चला, आप समझ लें, वो उनको जिन्होंने लगवाया, तो उन्होंने हमारी जो रिकाउंटिंग की रिक्वेस्ट तक भी नहीं मंजूर की। अब हम हाई कोर्ट में जाके इस चीज का फैसला ले रहे हैं क्योंकि उन्हें हमारी रिकाउंटिंग की भी रिक्वेस्ट मंजूर नहीं की। मुझे एक चीज समझा दें, वहां पर जतोई ग्रुप ने अपना आरोप लगवाया हुआ, वहां पे पुलिस जो है वो जतोई ग्रुप की सपोर्ट कर रही है, आप पे तनकीद हुई कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियों पे जा रही हैं, आप आगे जो लोग हैं उनके लिबास देखे हैं वो कैसे, तो आप भी तो इक़्तिदार में रहे, आप लोगों ने वहां पर क्या, जाहिर सी बात है जब जतोई ग्रुप ने अपना बंदा लगवाया, आपके वाले साहब इक़्तिदार में थे, आप लोग भी पावर में थे, आप लोगों ने इन चीजों को काउंटर क्यों नहीं किया, या फिर आप भी उस सिस्टम का, उस निजाम का हिस्सा बने रहे? देखिए जी, बात इतनी सी है कि एक तो बुखारी ग्रुप ने अनथक मेहनत की है, अनथक काम किया है। अगर आप जाएंगे जतोई शहर में, आपको जितनी भी कारपेट रोड्स मिलेंगी वो बुखारी ग्रुप की बनाई हुई हैं। ठीक है। वहां तक के हत्ता के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो है, और हमारे जो जो जतोई साहिबान है, इनके घर की जो सामने की जो सड़कें हैं, सोलिंग इनकी नेबर्स को, वो तक बुखारी ग्रुप ने दी हुई है। तो बात ये नहीं है कि बुखारी ग्रुप ने काम नहीं किया, बुखारी ग्रुप ने काम बुखारी ग्रुप किया। की बेटियां तो शिकागो यूनिवर्सिटी से पढ़े और वहां पे आप सड़कों का जिक्र करें, तालीम का ना करें, स्कूल्स का ना करें। मैंने जी सबसे पहले बग्गा साहब, मैंने यही बात की थी कि हम वहाँ यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। आपके मैनिफेस्टो में जी, मेरे मैनिफेस्टो में ये थी, आप हमारे जतोई ग्रुप की भी मैनिफेस्टो उठा के देख लें, वहां ऐसी कोई बात नहीं थी। उन्होंने सिर्फ फकत लोगों को घसीटने की, हमें मारने की। आप बेसिकली आप नजरिया क्या लेकर आई थी? मैं जतोई ग्रुप तो मारता है, कब्जे करता है, आपका नजरिया क्या था? आप चले बहसीत खातून सामने आई, बहुत पॉजिटिव चीज है कि खवातीन को आगे आना चाहिए, नजरियात क्या थे, करना क्या? मेरे नजरियात थी जी, दो नजरियात थे। एक के तालीम के निजाम को मजबूत करें, जतोई में, शहर सुल्तान में भी ऐसी क्वालिटी एजुकेशन नहीं है जहां बच्चियां, खास तौर पे लड़कियां, क्योंकि लड़के तो देखें वो दूसरे शहरों में भी जाके पढ़ लेते हैं, लेकिन खवातीन के लिए मेरा एक था कि अच्छा कॉलेज बनाए जाएं, अच्छे स्कूल्स बनाए जाएं, और जो हैं उनकी भी इस्लाह की जाए। और मेरा उनके लिए एक यूनिवर्सिटी का था कि जतोई शहर में एक यूनिवर्सिटी खोली जाए, और खासकर एक IT यूनिवर्सिटी। अब देखें जी, इंडिया IT हब है, इस वजह से इंडिया के जितने भी बच्चे हैं या जितने भी नौजवान हैं, और आजकल कंप्यूटर साइंस IT आपका फ्यूचर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका फ्यूचर है, तो मुझे था कि हम एक IT यूनिवर्सिटी खोलें, हम वहां के तालीमी निजाम को मजबूत करें और वहां के सेहत के निजाम को मजबूत करें, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बस्तियां, ऐसे बहुत सारे कस्बे हैं जहां के सेहत का निजाम उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से उसको होना चाहिए था। तो सेहत और तालीम को मजबूत करना, ये मेरे मैनिफेस्टो था। वहां की खवातीन को, और आपको मैं एक जबरदस्त बात बताऊं, हम वो वाहिद खवातीन थे जिन्होंने आज तक, मतलब वहां अंदर जाकर खवातीन से वोट मांगा है। जितने भी, मैं तनकीद नहीं करूंगी, लेकिन जो हमारे साहिबान बने हुए हैं, इस वक्त बन के बैठे हुए हैं, उनसे प्लीज जाकर पूछें क्या उन्होंने किसी भी खातून से बजाते खुद जाकर वोट मांगा? नहीं मांगा। ठीक है, वो वहां पे खवातीन को माइनस कर दिया जाता है इलेक्शन प्रोसेस। जी, उन्होंने खवातीन को इतनी इज्जत ही नहीं दी कि वो जाकर उनसे वोट भी मांगे। और जो खातून वोट मांगने की, उसके साथ क्या रवैया बरता गया? जी, मेरे साथ देखें, जब आप सियासत में आते हैं आपको अपना दिल बड़ा करना पड़ता है, और लोग हैं, अगर उनकी कोई बात है, अगर मैं उनकी रिप्रेजेंटेटिव हूँ और वो मुझे कोई बात कह रहे हैं तो उनका हक है, और बात सुनना मेरा फर्ज है, और उनका मतलब जिस लिहाज से जितनी भी मैं उनकी मदद कर सकती हूँ वो मेरा फर्ज है, और इंशाल्लाह मैं करूंगी।
आप पाकिस्तान की सियासत में एक नया इजाफा है, आपका एक फ्यूचर है, आपको लोगों ने पहचान दी, अपने लोगों ने आपको एक्सेप्ट किया, बहुत से आपके वायरल किया आपको। जी। आप इस चीज को लेकर आगे सियासत में आएंगी या फिर यहीं से आप क्विट करके जा रही हैं अमेरिका वापस और निकल नहीं, रही हैं? देखें जी, मैं क्विट नहीं कर रही। मैं पहले भी कैंडिडेट नहीं थी जी। मैं ठीक है। 24 इयर्स ओल्ड हूँ। मेरी 24 साल मेरी उम्र है। मैं 25 साल की नहीं थी, इसलिए मैं कैंडिडेट नहीं थी। मेरी जी यूनिवर्सिटी इंशाल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करके, कि मेरा थोड़ा-सा अरसा रहता है, इंशाल्लाह अपनी तालीम मुकम्मल करके सबसे पहले आके यहाँ के लोगों के साथ खड़ी रहूँगी और यहाँ के लोगों के काम करूँगी, क्योंकि अब इसके बाद अगर आप हमारे इलाके में जाएँगे, जो हालात चल रहे हैं, अगर इसी तरह चलते रहे, तो फिर दादा की पोती अब वहां जोतोई ग्रुप को कैसे टक्कर देगी? आप कह रही हैं मैं वापस आऊंगी और वहां पे लड़ूंगी, वो तो खतरनाक लोग हैं, वो कब्जे कर लेते हैं, वो तो देखें जी, इस वक़्त कुत्ते अगर मैं छोड़ देते हैं लोगों के घरों में वहां। देखें जी, इस वक़्त अगर मैं उनके खिलाफ एफआईआर भी करवाने की, जो मेरे रिजल्ट्स की रिकाउंटिंग नहीं करवा रहे, वो मेरे कहने पे एफआईआर भी नहीं करेंगे। और उनके साथ डट कर खड़े रहना की एक बात है, लेकिन अब देखें उन्होंने खुद इंतखाब किया। एक देखें, मैंने अपनी तरफ से, मेरी बहन ने, हमने अपना 110 दिया, जो हमारे दोस्त हैं, जी। जिन्होंने हमारे आखिरी वक़्त तक हमारा साथ दिया, क्योंकि मुनाफ़िक़तें हर इलेक्शन में होती हैं। हम उनके साथ डट कर खड़े हैं, जो बाकी मुनाफिकत लोग हैं। किसने की आप लोगों के साथ? देखें, अब आप मेरे से बेहतर जानते हैं। आप पहली बार तो किसी जो है ना सियासी शख्सियत का इंटरव्यू नहीं ले रहे होंगे। मुनाफ़िक़तें होती हैं, बहुत बड़ी-बड़ी उस पे होती हैं, पैसे चलते हैं, हर चीज़ होती है। तो अब इस लिहाज़ से अगर मैं कुछ ज़्यादा कहूँगी, तो उस बात को आप रहने दें। लेकिन पाकिस्तान जो में इस लोग वक्त हमारे सबसे बड़ा साथ मसला खड़े रहे बोलने हैं का है। और जो हमारे पाकिस्तान साथ में नहीं बोलने भी नहीं खड़े दिया रहे, जाता, जुबानें हम उनके खींच साथ ली डट कर जाती हैं, खड़े हैं। डर है, खौफ है, टेरर है। पाकिस्तान का मीडिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है, वेल मैनेज्ड है, एक मैसिव सेंसरशिप है। इसी तरह का दबाव पाकिस्तान में सियासत.pk भी फेस कर रहा है, जिसे पाकिस्तान भर में गुज़श्ता कई महीनों से मावरा आइन, मावरा कवानीन मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, मुकम्मल तौर पर बैन कर दिया गया है। सियासत.pk की नशरियात को लिमिटेड करके पाकिस्तान में छोड़ दिया गया है। तमाम तर कानूनी मुआवजे के ऊपर आवाज उठाई गई, दस्तक दी गई, लेकिन हर तरफ से खामोशी है, सन्नाटा है, कहीं पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। लेकिन इसका हल क्या है? क्या खामोश हो जाए? क्या सवाल ना करें? क्या मालूमात आप तक ना पहुंचाएं? क्या इंफॉर्मेशन आप तक ना पहुंचाएं? मालूमात भी पहुंचेगी, इंफॉर्मेशन भी पहुंचेगी, सवालात भी उठेंगे, लेकिन अब आपने रोल प्ले करना है, आपने अपना किरदार अदा करना है। और छोटा सा एक प्रोसीजर है, प्रोसेस है, उसके बाद आप अपना किरदार अदा करें और हमारी मदद करें। पहले आपने यह करना है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद ज्वाइन के बटन के ऊपर जाना है, क्लिक करके हमारा मेंबर बनना है। या फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर पैट्रियन का लिंक मौजूद होगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करें और हमें सपोर्ट करें, हमारा हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।